नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ, चीफ की दावत। और ये लिखी है भीष्म साहनी जी ने। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत रियलिस्टिक लिखते हैं। जैसे इनके नाटक बहुत प्यारे हैं, अगर आपने कभी देखे हों, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, हानूश, माधवी, मुआवजे। और इनका उपन्यास जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो था तमस। तो चलिए इनकी सबसे प्यारी कहानी की तरफ, चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पहुंचने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने अचानक से एक अड़चन खड़ी हो गई। अब इस अड़चन की तरफ ना तो उनका ध्यान था, ना ही उनकी श्रीमती का। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर बोले, सुनो, ये माँ का क्या होगा? हाँ? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, एक काम करिए जी, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से यहाँ शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहना कि जल्दी खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए, बस। मेहमान कहीं 8 बजे तक आएंगे, इससे पहले ही अपना काम वो निपटा ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर उनकी पत्नी बोली, और जो वो सो गई तो, नींद में खर्राटे लेने लगी तो? साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और फिर भी सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अरे अच्छी भली है, भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ओहो, वाह वाह वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, अच्छा ठीक है, मैंने सोच लिया है। और वो माँ की कोठरी के पास जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। आखिर बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सारा काम अच्छे से हो जाए। माँ, आज तुम जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, बेटा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। तुम तो जानते हो, ये मांस मछली बने तो मैं नहीं खा पाती। हाँ, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। ठीक है बेटा। अच्छा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ पर आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना, समझ गई? माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, ठीक है। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना,
तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं आता है बेटा। मैं कोशिश करूंगी। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। सोचने लगे, अगर चीफ अचानक से उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। अरे यूं नहीं माँ, टांगे उठाकर कौन बैठता है? ये खाट नहीं है, नीचे करो पैर। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आ जाना, वो टूटी वाली। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ा उठाकर फेंक दूंगा मैं बाहर। माँ चुप रही। ये बताओ, कपड़े कौन से पहनोगी? जो है बेटा वही पहन लूंगी, तुम जो कहो वो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ। अच्छा एक काम करो, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने अपनी बीवी से कहा। कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे भी, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओर में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई अर्ज नहीं। बेटा चूड़ियां कहाँ से लाऊं? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा लाग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो, सीधा कह दो ना, नहीं है जेवर, बस। अरे इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं ना, मेरा लडूरा तो नहीं लौट आया, और जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जेब जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी क्या मैं? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख भर पहनती था बेटा। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर इधर साहब आ निकले, कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। अरे बेटा, मैं न पढ़ी न लिखी, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना ये मान पड़ा है हमारी, कुछ नहीं जानती समझती, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, ये तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए,
मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी दौरान 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उसकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में से धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखी हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए थे, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर और खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। मां और ज्यादा घबरा गई। मां हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ। पर मां हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां और ज्यादा हंसने लगी। अरे यूं नहीं मां, अरे तुम जानती तो मां, दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां। हाँ ये सीधा वाला, हाँ ये हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो मां, मैं ठीक हूं, अच्छी हूं, ऐसे कहो। मां कुछ बड़बड़ाई। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू। हाँ मां, हाउ डू यू डू। मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था।
साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, सर मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे थोड़ा शर्म आ रही है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ के गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ओह माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। गाना? हाँ, कोई पुराना गीत जो तुम्हें तो कितने याद होंगे माँ, वो सुना दो। माँ धीरे से बोली, बेटा मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। बेटा मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो अरे माँ वो बढ़िया वाले टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनार दें वो वाले। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहन हरियाते भागी हरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। शामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे, बोले, ओ बहुत कुछ है जी बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां तो गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, अपने पास कोई पुरानी फुलकारी घर में है क्या? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये वाली फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है ना, तो इनके लिए आप एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, बेटा मेरी नजर कहाँ है अभी, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, हाँ ये जरूर बना देंगी आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद, और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए। माँ ने अपने आप को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की लंबी आयु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे।
आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वो ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुंचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास रख ही नहीं सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपने बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने तो अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकरार किया है। अरे बेटा, मेरी आंखें नहीं है ना जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। एक काम करो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं साहब, खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? अच्छा, क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी ना बेटा, जैसा बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, ठीक है अब सो जाओ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। धन्यवाद। नमस्कार मेरे साथियों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।